विधानसभा के चुनाव जोरों पर हैं। 2 फेज के चुनाव हो भी चुके हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पहले के और आज के चुनाव में बहुत फर्क आ गया है। पहले के चुनाव जहां जनता के मुद्दों और जनबल पर लड़े जाते थे, अब चुनाव में धनबल और बाहुबल का जोर बढ़ गया है और ये जोर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बार पिछली बार की बनस्पत ज़्यादा खर्च होता है। इस बार कोरोना का दौर है, फिर भी चुनावी खर्चों में कोई कमी नहीं है। तो पहले के चुनाव और अब के चुनाव में कितना अंतर आया है, और पहले के चुनाव कैसे होते थे, कैसे उस समय के प्रत्याशी होते थे, आजकल कैसे प्रत्याशी हैं, पहले की पार्टियों के एजेंडे में क्या रहता था, आजकल क्या रहता है, कैसे कैसे आज चुनावी कैंपेन चल रहे हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कुमार नयन जी के साथ। कुमार नयन जी को बात के बाद जो देखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे भी ये बड़े मशहूर शायर हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और राजनीतिक रूप से सचेत शख्सियत हैं। और एक तरह से देखा जाए तो भारत में या बिहार में जब से चुनावों का दौर शुरू हुआ है तब से ये उसे देख रहे हैं। 1951 में इनकी पैदाइश है और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। तो कहें तो ये भारतीय लोकतंत्र के साथ ही पले बढ़े और जवान हुए और इस उम्र तक पहुँचे। तो इनका रिश्ता बहुत पुराना है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि चुनाव में कितना परिवर्तन आया है, बिहार के चुनाव में, भारत के चुनाव में कितना पहले की निस्बत कितना परिवर्तन आया है, पहले कैसा था क्या था। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि इनके एक शेर से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, चूँकि ये बड़े शायर और शेर बड़े अच्छे कहते हैं और जनता के शायर हैं। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद मुरारी जी। तो हाँ, तो आज चर्चा के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए बात बेबात को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने श्रोताओं और दर्शकों को भी नमस्कार करते हैं। आपका हमेशा प्यार मिला है इस बात बेबात के इस चैनल पर। बात शुरू करते हैं हम। आपने कहा शेर की बात, तो कुछ इसी तरह से 1 मिनट में रोकना चाहूँगा भैया, चूँकि कुमार नयन जी तो सबके लिए नयन साहब और कुमार नयन जी बड़े शायर हैं, ये हैं। हम लोगों के लिए नयन भैया हैं। धन्यवाद। इनके साथ तो जो बात का रिश्ता वो भाई है, व्यक्तिगत तौर पर भैया है, तो मैं इनसे भैया है कह के बात करूँगा और इसके लिए मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा आपसे। अरे नयन साहब क्यों नहीं कह रहा हूँ, नयन सर क्यों नहीं कह रहा। तो हमारे नयन भैया और भैया से हम लोग अधिकार के साथ गजलें और शेर सुनते है कि आप सबसे पहले भैया मैं बात के दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपसे एक शेर सुनने की गुजारिश कर रहा हूँ। जी जी। तो आज के इस मौजू हो रहे इस शेर को मैं कहना चाहूँगा कि धूप की ठंडी हवा की झलकियाँ क्या हो गई। वाह। धूप की ठंडी हवा की झलकियाँ क्या हो गई। इन मकानों से अचानक खिड़कियाँ क्या हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन मकानों से अचानक खिड़कियाँ क्या हो गई और बिक गया सिक्कों पे रातों रात शायद इनकलाब। क्या बात है। बिक गया सिक्कों पे शायद रातों रात शायद इनकलाब। जुल्म के आगे तनी सब मुट्ठियां क्या हो गई। क्या बात है भैया, बहुत जुल्म के आगे तनी सब मुट्ठियां क्या हो गई। ये शेर ही नहीं है बल्कि हमारे पूरे दौर पर ये मंजर टिप्पणी भी है जी। आप मैं अपनी बात करूँ, आप मुझसे बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आता है हम लोगों के दौर में जिस तरह से एक प्रतिरोध की चेतना होती थी युवाओं में या आम लोगों में भी, आज वो खो सी गई है। आज हम नफरतों की चेतना बढ़ती जा रही है हमारे भीतर। और वो प्रतिरोध जो था वो एकांगी नहीं था, संगठित प्रतिरोध था और वो सर्वांगीण मुद्दे को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के होता है। बिल्कुल। मैं निजी तौर से शेयर कर रहा हूँ अपना अनुभव। वो ये कि मुझे 62 के चुनाव की थोड़ी धुंधली सी याद है, जब मैं 5वीं कक्षा का छात्र। मतलब ये तीसरे चुनाव से, पहला 52 में हुआ, दूसरा 57 हुआ, तीसरा कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन 62 की धुंधली सी याद है। मैं डुमरांव का रहने वाला हूँ। डुमरांव से महाराजा बहादुर कमल सिंह खड़े थे निर्दलीय 62 में। और भैया स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं और उनके दादाजी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। जी।
सीताराम केसरी जी। तो वो मुझे थोड़ी सी याद है कि उसमें हम लोग 5वीं कक्षा में थे और वो कांग्रेस के एपी शर्मा जी खड़े थे कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने महाराजा कमल सिंह को हरा दिया। तो वो 2 बार चुने गए थे। पहली जनता लहर वही कहेंगे, एक राजा को इस जो नया नया लोकतंत्र हुआ था देश में, मुश्किल से 15 साल बीते। 52 में वो जीते थे, फिर 57 में जीते थे, और 62 में वो मतलब 2 बार तो अभी राजा प्रजा वाला खेल जाता था, लेकिन 62 में आते आते प्रजा अब जनता में तब्दील हो गई। ये बड़ी चीज होती है किसी भी लोकतंत्र की। तो वो अचानक ऐसी बात हो गई थी जैसे कि स्तब्ध रह गई थी जनता भी, और किसी को यकीन नहीं था कि महाराजा बहादुर कभी हारेंगे। तो वो इस तरह से लिया गया। तो मुझे वो याद है बहुत। 1 मिनट में रुकूंगा। हाँ, आप बोले कि जनता स्तब्ध रह गई, तो जनता ने ही तो जिताया उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके समर्थक स्तब्ध रह गए, या कुछ लोगों को जो लगता था कि नहीं राजशाही चलती ही रहेगी, वो स्तब्ध रहे। लेकिन जनता ने तो कभी कभी ऐसा होता है कि जनता जो काम करती है पक्ष में जो जिसके, लेकिन उसको तब भी यकीन नहीं होता कि हमने जो पक्ष में काम किया है उसका कुछ हासिल होगा, तब भी हम हारेंगे, ऐसा होता है। तो जनता को यकीन, सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। तो कमल सिंह की बड़ी इज्जत थी, और आज जब तक रहा तब तक उनकी बिल्कुल या बक्सर में भी बिल्कुल वो इज्जत होती रही। हाँ सचमुच में। तो आपको जो ठीक पहला चुनाव जो याद आता है, हाँ, तो 67 में, उसके बाद 67 में मैं पूरे होश में था। मैं 67 में 10वीं कक्षा का छात्र था, 10th क्लास में था, और उस समय वो मुझे याद है। और संबित की सरकार बनी थी, वो कांग्रेस की सरकार बिहार में कई जगहों पर कांग्रेस का जो है वर्चस्व टूटा था। पूरे देश में कई जगहों पर सरकार बनी। हाँ, और वो मुझे याद है 67 में। फिर 67 के बाद वो 69, 69, 2 साल। हाँ, मिड टर्म इलेक्शन हो गया उसके बाद ही। मिड टर्म इलेक्शन हुआ था बिहार में। तो हाँ, तो वो उसमें डुमराव में चूंकि मैं था, तो डुमराव से विधानसभा से वो खड़े थे सरदार हरिहर सिंह। अच्छा, जो मुख्यमंत्री। जी हाँ। तो और वो जीते थे, और उनके अगेंस्ट में सत्यनारायण प्रसाद, कॉमरेड सत्यनारायण प्रसाद सीपीआई से। हाँ, तो वो बिल्कुल दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी, और बहुत कम वोटों से सत्यनारायण प्रसाद जी हारे थे। तो इनके साथ हरिहर सिंह जी, इनके साथ वो महाराजा का समर्थन था। मैं ये जानना चाहूँ, जो बताया कि 69 में तो आपको अच्छी तरीके से सब कुछ याद, कुछ चुनाव, उस समय के चुनाव प्रचार या जो उम्मीदवार होते थे, वो जनता को किस तरह से अपनी तरफ। हाँ, देखिए, जनबल प्रचार के तरीके, जनबल तो था, दबदबा तो था, लेकिन पैसा तंत्र नहीं था, बाजार तंत्र नहीं था। सामंतवाद जो ढह रहा था, बिल्कुल ढहता हुआ सामंतवाद था। तो ऐसा होता था कि बूथों पर जाने से लोगों को रोका जाता था। अच्छा, और लोग, हाँ, था उस समय, पूरा तो नहीं था, लेकिन कुछ कुछ था, अनेक जगहों पर था। तो बस इतने भर था, लेकिन ऐसा नहीं था, हिंसक वो नहीं था। जनता की भागीदारी होती थी। हाँ, और अपने विवेक के साथ। बिल्कुल। और मैं उसमें अब एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ, जिससे हो सकता है कि समाज विश्लेषक इससे हमारी बात से ये न हो, इत्तेफाक न रखते हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस जगह पर, जिन जिन जगहों पर या जिन जिन बूथों पर जनता चाहती थी कि नहीं हम वोट देंगे ही चाहे कुछ हो जाए, तो वो दे भी देती थी। वो एक कागजी फरमान था, लोग डरवा रहे थे यूं ही। जहाँ लोग सजग हो जाते थे वहाँ हट भी जाते थे, लोग देते थे। बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं मेरी बात से कि नहीं रोका जाता था। जहाँ काम चलाऊ हो जाता कि डर गए लोग, तो डर गए, लेकिन जो लोग जड़ को तोड़कर कि हम देंगे ही चाहे आप मार दीजिए मुझे, लेकिन तो वो दे देते थे। ये भी जिसे कहा जाता था कि दलित बस्तियों में हरकारा घूम जाता था। हाँ, आपको नहीं जाना है, आपका वोट पड़ जाए, तो वो अपने से रह जाए घर में, तो कोई क्या करे। मैंने अगर आप प्रतिरोध करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करते, आवाज उठेगी। एक साथ संगठित होकर के कई जगहों पर लोग, तो चूंकि मैं भी सीपीआई से जुड़ा हुआ था, सीपीआई का जो फ्रंट है छात्र AISF, उससे मैं जुड़ा हुआ था। मैं देखता था डुमराव में भी ऐसा होता था। क्या भाई, तो सूरज प्रसाद जी लड़ा करते थे MP में, और इसमें सत्यनारायण प्रसाद
तो लोग उसके बाद समीक्षा शाम को आते थे लोग, हाँ वहाँ के लोग वो नहीं निकले, उनको डरवा दिया गया था, वो निकले ही नहीं। तो सूरज प्रसाद जी कहा करते कि निकले क्यों नहीं, वो लोग क्या करते, निकल कर देना चाहिए। तो खैर उस समय के आप ऐसे से जुड़े थे और तो आप भी प्रचार में शामिल होते हाँ, हाँ, तो हाँ, कोई वाकया है जो रोचक संस्मरण टाइप का जिस तरह से बात के दर्शकों के लिए हाँ कोई है उससे लगे कि पहले के चुनाव और आज के चुनाव में? वो आपको मैं एक मैंने ये यूं ही मैं कह देता हूँ, नागेंद्र नाथ ओझा जी, अच्छा, हाँ, जो बाद में एमपी बने हमारे, समझ तो वो सरपंच का चुनाव जीतकर अपने ही चाचा को हराकर अपने गांव से, और वो डुमराव में अब आ गए थे। तो डुमराव में मेरे घर भी रहते थे और नूनू जी एक बैग जी थे, उनके यहाँ भी रहते थे। तो वो बड़े ही मैंने उनका व्यवहार इतना अच्छा था और पढ़ने में शिक्षा में वो बहुत आगे थे। तो वो लॉ में एडमिशन कराए थे अपना आगे, हाँ फर्स्ट ईयर में। ओझा जी को पढ़ने की भूख आज मैं भी है। 10th क्लास में था उस समय। ओझा जी को पढ़ने की भूख आज भी है। हाँ, बहुत आज कम भी। नेताओं में बिल्कुल, ऐसा होगा जो आज ही पढ़ते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने कई किताबें और कई बिल्कुल। उदाहरण हम लोग हाँ, समझाए बताए हैं जहाँ हाँ, गलत करेक्ट किया। बल्कि मुझे वो पढ़ाए भी हैं। अच्छा, तो हाँ मुझे पढ़ाते भी थे और घुमा करते थे। तो एक प्रसंग है कि उस समय मैं AISF में था और वो थे सोशलिस्ट पार्टी में। हाँ, तो गुरु और चेला में हम में और उनमें कुछ हल्का फुल्का बात विवाद मैंने बहुत चलती थी। हम कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी है, तो बोलते कि नहीं ये ऐसे वैसे। और बेबी जी खड़े थे, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, महाराजा बहादुर कमल सिंह के चाचा, MLA में। तो उनका ये प्रमुख वो ये थे चुनाव के जो समर्थक ऑल इनाल थे, समर्थक नहीं ऑल इनाल, वही संचालन कर रहे थे ओझा जी। अच्छा, तो एक दिन की बात है कि उन्होंने कहा कि आज तुम मेरा भाषण सुनने आना गढ़ के फाटक पर 5 बजे शाम को। तो हम बोले ठीक है। उस समय मैं माट साहब उनको कहता था, ठीक है माट साहब। तो मैं गया, उनका सुना भाषण सुन करके तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके, बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत भी ओजपूर्ण और ये भी इंफॉर्मेटिव भी, बहुत माने बौद्धिक भाषण था उनका और आम जनता के लिए भी। तो फिर हम आ गए, तो फिर सुबह में भेंट हुई उनसे, तो रोज भेंट हुई हमारे ही घर या ये बैग जी के घर पर जाना आना था। मेरे पिताजी उनको अपने मुझसे ज़्यादा माने हैं उनको, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, और वो भी माने हैं मेरे पिताजी को बहुत। उनकी नज़र में मेरे पिताजी बहुत एक धर्म पिता के समान थे। तो कहे कि तो हम कहे कि माँ साहब आज मेरा भाषण सुनने के लिए आप आइएगा। ये तक ये बच्चों की एक अथी है, मैं हंसता हूँ इस बात पर। नहीं उस समय तो हाँ, था भी प्रतिद्वंदों की हाँ, दुश्मनी नहीं थी ना, तो हम सहमतियां थी, तो बोले मतभेद कि थे। हाँ, आज की तरह तू भाषण दे बा। तो हम बोले कि हाँ हम भी देंगे। तो बोले कि हम आएंगे सुनने के लिए वहाँ पर, आइएगा। लेकिन कहने को तो मैं कह गया, और मैं डरने लगा कि मुझे भाषण देने लोग देंगे कि नहीं। नेक्स्ट डे मीटिंग थी, उसमें सूरज बाबू आने वाले थे, ज्योति प्रकाश, ये सत्यनारायण प्रसाद, सब लोग नेता थे, तो मुझे कौन कहता। तो इसमें मैंने तिकड़मबाजी की। सरजू सिंह थे हमारे घर के पास ही, जो फाउंडर मेंबर हुआ करते थे CPI के। तो मैं उनके पास सुबह सुबह ही इनसे बात करके मैं पहुंच गया उनके घर, क्योंकि वो तो आल इनाल थे, मैंने बहुत शख्सियत थे ऐसी कि वो जो कह देंगे वो करना ही होगा, वही उसके ऑर्गेनाइजर थे। तो हम कहे कि प्रणाम दादा। तो बोले कि क्या रे गोपाल के लिए क्या बोल 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 का आइल बड़े। हम बोले कि अब हम उनसे झूठ बोले। हम कहे कि हम AISF के तो नेता हैं ना जिले के, सीखे। तो हाँ 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 ठीक है बात, अच्छा बात। तो बोले कि तो लड़कों ने मुझसे कहा है कि हमारा भी एक अथी होना चाहिए, प्रतिनिधित्व। तो हमको भी अगर 5 मिनट के लिए अच्छे काम के लिए झूठ बोले। हाँ एक मतलब हाँ, नहीं तो सोचा था कि क्या कहेंगे मेरे गुरु नागेंद्र नाथ ओझा जी की, तो कह करके भाषण नहीं इसको देने दिए लोग। तो अब ये सब बात बनाए हैं, तो बोले कि ठीक है आ जाना, दे देना, तुम भी बोल देना। तो मैंने भाषण दिया और अब मैंने उसकी तैयारी कर ली थी शाम को 2-4 घंटा पहले से, मैं क्या क्या डायलॉग बोलूँगा।
ये ऐसे वहाँ से ये उठाकर, उस फिल्म से ये उठाकर, देवानंद की एक फिल्म मैंने देखी थी, अब उसका डायलॉग सोच सोच करके बता दूं कि यानी सब कुछ बनावटी। फिल्मों के बड़े शौकीन हैं और फिल्मी गानों के एनसाइक्लोपीडिया भी आप इनको कह सकते हो। तो मैंने आज से 15-20 साल पहले के नए दौर के गानों को नहीं आते। तो जब मैंने भाषण दिया वहाँ पर 10 मिनट होगा, चाहे 8 मिनट, चाहे 7 मिनट, उतर करके अब मेरी निगाहें खोज रही है कि ओझा जी कहाँ हैं, दिखाई ही नहीं पड़े। मैं उनको ही खोजने में सब कुछ भूल गया। खोजते तो बगल में एक चाय की दुकान थी, जो कि वहाँ से उसमें देखे तो बैठे हुए हैं, तो देखे तो आओ बहुत बढ़िया भाषण किया। मैंने पूरा पीठ थपथपाया। तो एक इस तरह का संस्मरण है, कोई राजनीतिक रूप में नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ अब आपसे, मैंने जो गंभीर बातें हो रही हैं। देखिए उस समय मैं बता दूं कि सरदार हरिहर सिंह खड़े थे, वेटरन कांग्रेस के लीडर रहे थे। इस पूरे क्षेत्र में ये बात नहीं कहता हूँ कि मेरे दादा की बात हो जाती है, इसलिए मैं सच्चाई को भी छिपाए रहता हूँ कि तो अपने दादा की बड़ाई कर रहे हैं। तो अगर वो क्वालिटी है तो आपके दादा से आपके दादा आप तक तो यही बात हो जाती है, अच्छी बात है, हम तक भी आनी चाहिए। तो वो पूरे शाहाबाद में, चारों जिले में सबसे अधिक जेल में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरदार हरिहर सिंह थे और मेरे दादाजी सीताराम केसरी, उनके बाद यही थे। ये लोग बलिया के जेल में रहे। बता दो कि सीताराम केसरी से आप लोग कांग्रेस के अध्यक्ष वो नहीं, चचा को मत समझ जाइएगा, नहीं वो दूसरे तो पटना साइड दूसरे थे, वो दानापुर के थे। तो ये तो ये लोग बलिया के जेल में भी रहे थे, यहाँ भी रहे थे, उड़ीसा के जेल में रहे थे, कोलकाता के जेल में रहे थे। ये इन जगहों पर रहे थे। तो और जब ये बीजू पटनायक उसी दौर में, बीजू पटनायक जी मेरे घर में ठहरे हुए हैं। मैंने उसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबू जगजीवन राम जी ठहरे हुए थे मेरे यहाँ, छिपे थे अंडरग्राउंड के दौर में। आपसे इन लोगों पे बात करूंगा मैं, आपके संस्मरण इन लोग भैया का संस्मरण इन लोगों से भी जुड़े या जो राजनीतिक शख्सियतें हैं उस पर भी कभी सुना जाएगा, अभी नहीं, लेकिन उस पर भी सुना। इनके पास बड़े रोचक संस्मरण और बड़े नायकों के, जो हमारे नायक रहे हैं, राजनीतिक नायक, स्वतंत्रता संग्राम के नायक, उन नायकों से जुड़े संस्मरण है जो हम इनसे कभी आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस पर चल रहे हैं। तब चुनाव और अब चुनाव में कितना फर्क है? हाँ, तो ये मैं वही एथिक्स की बात, मूल्यों की बात। तो पैसे का कुछ बोलबाला था ही नहीं इलेक्शन में। सबसे पहली बात, मैं भी साइकिल से प्रचार करने गया उस समय बात के लिए। उस समय पैसा शाम को पहुंचा दिया जाता है, पैसा आजकल जो सुनते हैं नहीं, इसका तो नामो निशान नहीं। जगह को पैसा पहुंचा दिया गया, अपने घर से खाना खाकर दिया गया, अपने घर से खाना खाकर कार्यकर्ता काम करते थे किसी भी पार्टी के। वो नहीं था कि पैसा का नामो निशान ही नहीं था। गरीबी में लोग चुनाव लड़ते थे। तो नहीं लड़ सकता है, लड़ने को लड़ सकता है, लेकिन बस यही कि वो अपना दाखिल कर सकता है और कुछ नहीं कर सकते अगर पैसा नहीं। मुझे याद है सत्यनारायण प्रसाद जब खड़े थे तो इलेक्शन था अभी मैंने 5-7 दिन, 7-8 दिन, तो पैसा ही नहीं था। तो ऐलान किया गया, उन्होंने कहा कि 1 रुपया एक आदमी जरूर दे जो वोट देने वाला हो या नहीं भी, 1 रुपया केवल दीजिए। तो बहुत से लोगों ने मरमरी हुई कि ये 1 रुपया क्यों बांध दिए, क्या चवन्नी जो देगा 25,000 पैसा वो नहीं दे सकता है? तो ऐलान करने को तो हो गया, मीटिंग खत्म हुई, लेकिन बहुत से लोगों ने तब उसके बाद की तो चवन्नी भी जो दे रहा है ले लीजिए। तो हुआ कि अरे भाई 1 रुपया कहा गया है, चवन्नी भी लिया जाएगा। बताइए, चवन्नी 25 नया पैसा, लेकिन 1 रुपया बहुत कड़ा था। 1 रुपया देना बहुत कठिन था उस समय। और आज का चुनाव ये है कि अब पूंजीपति वोट करते हैं, किसको जिताना है, किसको हराना है, या और भी कई तरह के जुगाड़ होता है जनता से चंदा मांग करके। हालांकि कुछ लोग होंगे अभी भी, लेकिन अब वो पैसा नहीं है। और मैं एथिक्स की बात, मैं मूल्यों की बात बता दूं आपको कि वार्ड कमिश्नर का एक चुनाव था, ये 1972 में डुमराव में हुआ था, 72 में। तो 72 में मेरे ही भाई, मेरे दादा के अपने भाई, खास भाई के वो पोता थे, है ना। अब उसी वार्ड से एक कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हो गए, उसी वार्ड से, हमारे ही वार्ड से। अब मेरे दादाजी अब उसकी तरफ चले गए, घर के सारे लोग एकदम उन पर बिगड़ गए। उसूलों की बात थी, सिद्धांतों की बात थी ना, घर के लोग बिगड़ गए, हम भी बिगड़ गए, गजब हमारे दादा है भाई। तो उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा
लेकिन 5-7 वर्ष जब गुजर गए, 10 वर्ष, तो हमने कहा कि नहीं, ये तो उसूल की बात थी। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो जिंदगी में देखी है, उस समय जो गांधीवाद से प्रभावित लोग थे, जो गांधी जी को देखे थे, कम से कम अपनी जिंदगी में 1-2 बार उनको सुने थे, या वो जिंदा थे तभी से बने हुए थे, उनमें अद्भुत मैंने एक शक्ति देखी। एक तो कॉन्फिडेंस अपने आप पर, दूसरा की निडरता, तीसरी की बड़ी माने पुख्ता ईमानदारी, तो लालच नहीं, मूर्ति थे, कुछ लालच नहीं। वो सारे लोग तो थे बूढ़े बूढ़े। जिसे चुनाव में आज जो हम देख रहे हैं कि धनबल और बाहुबल का जोर बढ़ा है, कि अचानक तो आया नहीं कि इसी चुनाव में हो गया, नहीं अचानक ये धीरे कब से बदलाव शुरू हुआ? मतलब जिसे नेता जो थे, उम्मीदवार जो थे, पार्टियां जो थी, वो अपनी बातों पे और अपने काम पे कम भरोसा करने लगे, बाहुबल और धनबल पर ये 95 से ज्यादा ये आ गया, पैसे की बात आ गई 95 से, नहीं तो 90 तक मैं देखता हूँ कि कहीं किसी को पैसा दे करके वोट लेने की बात नहीं थी। 90 तक नहीं थी एकदम। तो क्या हम इसको 95 ऐसे भी देख सकते हैं कि 91 में थोड़ा थोड़ा आया, दारीकरण का दौर शुरू हुआ, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी, और उसके बाद पैसे का खेल, बाजार का खेल, सब कुछ जब शुरू हुआ समाज पर, तो सियासत में भी उसने अपना दखल देना शुरू पैसा किया। आया कहाँ, कैसे प्रवेश किया, मुझे याद है, ये सामूहिकता से प्रवेश किया है। जैसे अब लोग कहने लगे 90-95 के करीब में जाकर कि हमारा इस एरिया में चापाकल लगवा दीजिए 2 ठो या 1 ठो, तो वो प्रत्याशी जो है वो चापाकल लगवा दिया उसी समय वोट पाने की लालच में। तो इस तरह से करते करते अब निजी तौर पर लोग डिमांड करने लगे और निजी तौर पर देने लगा पैसा। अब ये तो पैसा, अब तो कोई चुनाव ऐसा नहीं आता है, मैं ये एथेंटिक रूप में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये पक्की तरह से आपको यकीन दिला दूं कि कुछ प्रत्याशी पैसे बांटते हैं वोटर आता है, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, या कुछ लालच देते हैं, तब ये चीज प्रवेश करेगा, बाजार आ गया, फलाना साड़ी बाटी, चुनाव पैसा, हाँ सब, और वो पूरा का पूरा जो है बाजार तंत्र हावी है इस तो पर। पहले से नहीं, तो जीवन के हर 95 क्षेत्र में, चुनाव में भी हो गया है वो ना। ये 90-95 में धीरे धीरे सामूहिकता से प्रवेश किया, 95 के बाद से ये हो गया शुरू। तो कहा जाइए कि शुरुआत जनता ने की? नहीं, जनता ने नहीं की, उसने भी की, नहीं, दोनों तरफ से। उसने कहा कि मैं जीतूंगा तो यहाँ चापाकल लगवा दूंगा, तो जनता ने अब मन होने लगी, ठीक है तो जीतेंगे तब न भाई, अभी तो नहीं ना, अभी लगवाइए तो वोट लीजिए, इस तरह से तो होने लगा। तो अब कहा अभी ये लगवा देते उस समय तो आचार संहिता वाला इस तरह से मामला था भी नहीं ना, पहले उस समय उतना नहीं था, तो नहीं था, लेकिन ये नहीं था, आचार संहिता नहीं थी, लेकिन इस तरह की कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं थी, वो सेल्फ रेगुलेशन वाली बात मामला था। हाँ खुद ही, हाँ एकदम। और जो दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि अभी तो किसी भी प्रत्याशी को सुरक्षा गार्ड मिल जाते हैं। उस समय मैं देखता था कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो सबसे ज्यादा जीतने वाले की उम्मीद है, जीतने की उनको उम्मीद है, वो या सोशलिस्ट पार्टी का या कम्युनिस्ट पार्टी का, मैंने तो देखा ही नहीं कि सत्यनारायण प्रसाद को कभी कोई बॉडीगार्ड मिला हो। और उनसे और किससे टक्कर होती थी? सरदार हरिहर सिंह की। हरिहर सिंह एक प्रकार को कहिए कि स्टेट उनके साथ था, अब वही था तो कुछ कर सकते थे कि नहीं, लेकिन कहाँ करते थे कुछ, ये बात भी नहीं सोचते थे। वो प्रत्याशी है भाई, लड़ रहे हैं, हम प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं, जनता जिसको वोट दे, इस तरह की बात होती थी। न उनके पास कोई बॉडीगार्ड हमने देखा, न इनके पास देखा। अब न सोशलिस्ट पार्टी से खड़े होते थे पशुपति जी, अब नहीं है इस दुनिया में, उनके पास भी नहीं, ये लोग ऐसे ही पैदल चलते थे, इलेक्शन में खड़े हैं तो इसका एक पैदल जा रहे हैं। ये भी समझा जाए कि समाज में, राज्य में हिंसा पहले की बनिस्बत बढ़ी है और नफरत बढ़ी, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी। सबसे बड़ी बात है कि वो ये प्रत्याशी जो हैं एक दूसरे को शत्रु समझ बैठे हैं। अच्छा भैया, अब हम लोग का समय भी जी हो चला है, 1-2 चीजें मैं और पूछ रहा हूँ कि इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद, या इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था, वो किस तरह से चुनाव लड़ा गया था? इमरजेंसी के बाद, हाँ ठीक, इमरजेंसी के बाद 1977 का, इमरजेंसी से पहले तो कांग्रेस 77 में हुआ था वो चुनाव। तो 77 में जो चुनाव हुआ, इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव इंदिरा जी ने करा दिया, क्योंकि अब उसके आगे नहीं खिसकाया जा सकता था। तो वो चुनाव हुआ तो ऐसा नहीं था कि
आज जो चुनाव हो रहे हैं इससे कम से कम वो स्वच्छ था। आरोप लग रहे थे कि ये प्रशासन का होगा, यहाँ तक हुआ कि वो रूस से मंगाई हुई है थी बैलेट पेपर, किसी पर भी मुहर मारिए तो उस पर उखड़ जाएगा। उस समय नारे बड़े व्यक्तिगत आक्षेपों वाले भी आए खराब थे। एक नारा है कि संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी, हाँ, नारा चला था। और भी थी, गली गली में चोर है, हाँ, फलाना जिनका चोर है। हाँ हाँ वो होता था। अब तो व्यक्तिगत आक्षेपों का ही दौर है, बस केवल व्यक्तिगत आक्षेप, वो ऐसे किए तो वो ऐसे, हम कैसे कि इस पे कुछ जो नहीं सोशल एथी पर डाल दिए, उनका भी कैसे कुछ न कुछ एथी सोशल मीडिया ने भी कुछ खेल हाँ सब किया, उसमें इधर उधर कंप्यूटराइज करके डिजिटल का जमाना है ऐसे करके उनको दिखा दिया, तो उन्होंने भी दिखा दिया। मुझे लगता है कि इसमें हम जनता की भी कमी है। अब हम जनता कम बने, हम समर्थक ज्यादा हो गए। हम फलाना के समर्थक हैं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, हम बीजेपी के समर्थक। तो कम्युनिस्ट कांग्रेस के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको मैं अपना बीजेपी के खिलाफ, अगर बीजेपी का समर्थक हो तो बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा, हम ये नहीं कोशिश करें कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हम उसको भी देखें, परखे, जाने और सोचे हम जनता बने। पहले हम जनता है, पहले हम आदमी हैं, तब जाकर के फलाना जिनका पार्टी या किसी नेता के पक्षधर या समर्थक। अब उसका जवाब देना चाहिए लोगों को। जो हम पर आक्षेप अगर लगा रहे हैं तो हमको बता देना चाहिए। अगर मैं सार्वजनिक व्यक्ति हूँ तो, अगर मैं प्रत्याशी हूँ तो, या अगर मैं कोई किसी दल का एक प्रमुख व्यक्ति हूँ तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए जनता के समक्ष। देखिए ये जो लगाए हैं वो ऐसे गलत है और ऐसे नहीं है तो हाँ। लेकिन ये बातें अनेक तरह की बातें हो रही है कि वो उन पर मार दीजिए उससे बेसी, इनको कह दीजिए उससे भी ज्यादा, हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे। करना तो उसके बाद नहीं है कि करेंगे कि नहीं तो वादे करने तो किसी कुछ नहीं, सिर्फ वादा के बाद आप कह सकते हैं कि वो तो चुनावी वादा था, चुनावी जुमला था। हाँ, ये सब चीजें नहीं थी। और मैं एथिक्स देखता हूँ उन दिनों का, आपको कितनी सादगी थी। आपको क्या लगता है भैया कि फिर आने वाले समय में कुछ चीजें बदलेंगी या इसी तरह से रहेंगी ये, और धनबल और बाहुबल या इस तरह से जो चीजें? देखिए कोई भी चीज जब बढ़ती है क्योंकि इससे लोकतंत्र का फायदा नहीं होता, नहीं रहा, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा जहां से वो अब नीचे गिरेगा, हटेगा। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज कभी जाएंगे ही नहीं, गए ना। लेकिन अंग्रेज गए तो नेतृत्व के साथ साथ जनता भी जागरूक हुई। तमाम चीजों के बावजूद तो अभी जनता भी मुझे लग रहा है कि सुप्त पड़ी हुई है, तमाम चीजों के बावजूद या बटी हुई है। लोकतंत्र अभी जीवित है। हाँ, लोकतंत्र को कायम रखने वाले लोग, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग भले ही अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, ये बात मैं 10 वर्षों से कह रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाती है क्योंकि यह अलोकतांत्रिक बात है जो हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जहां लोकतंत्र है वहां जीत हार नहीं हो सकती। सही बात है। जीत हार दो ही जगहों पर होती है, एक युद्ध में और एक जुआ में, और दोनों ही मानवता के लिए बहुत घातक है। जहां जीत हार है वहां खतरनाक चीज है। वो बताइए कि शेर है इस पे, जीतने की बात कोई अब ना करे इस तरह की। इस तरह से मैंने थोड़ा सा मतलब खुद को खराब रखता हूँ। हाँ, खुद को करके खराब रखता हूँ। मेरा दुश्मन लगे मुझसे बेहतर। हाँ, मेरा दुश्मन लगे मुझसे बेहतर, खुद को इसलिए खुद को करके खराब रखता हूँ। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि चूंकि ये लड़ाई जो भी आता है, जो भी लड़ते हैं, जो भी चुनाव में उतरते हैं, वो सब यही कहते हैं कि हम लोकतंत्र की बेहतरी और जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो जीते कोई, जीते हारे कोई, वो तो है तो जनता के लिए पक्ष में ही। तो जीत हार का, व्यक्तिगत जीत हार का कोई मतलब नहीं है इसमें। ना मेरी समझ ना, अब जीत हार की बातें नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधि चुन लिए गए। तो ठीक है भैया, तो इस तरह से हो। और मैं अंत में एक जो हालात हाजरा है, मैं उस पर एक कहते हुए बंद करूंगा अपनी बात। ऐसे तो है कि जनता की तरफ से ये कहना है कि हिस्से में मुझको भूख ही मिली है, क्या कहूँ। हिस्से में, ये जनता के हिस्से की बात है। हिस्से में मुझको भूख ही मिली है, क्या कहूँ। पढ़ लो मुझे ही मुल्क के बयान की तरह। क्या बात है। पढ़ लो मुझे ही मुल्क के बयान की तरह। हिस्से में मुझको भूख ही मिली है, क्या कहूँ। पढ़ लो मुझे ही मुल्क के बयान की तरह। और ये 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी का हर सहारा बेच डालेगा।
हमारी जिंदगी का हमारी जिंदगी का हर सहारा बेच डालेगा, हमारे इनकलाबों का भी नारा बेच डालेगा, हमारे इनकलाबों का भी नारा बेच डालेगा। नशा फिरका परस्ती का पिलाकर नौ निहालों को, नशा फिरका परस्ती का पिलाकर नौ निहालों को सियासत का ये ताजिर मुल्क सारा बेच डालेगा। क्या सियासत का ये ये ताजिर हमें मुल्क सोचने सारा- और समझने की जरूरत है जी। शायर यही काम करते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई और सलाह हो, जनता के लिए जरूर- एक शेर मैं हाँ, खत्म ठीक। करना चाहता हूँ जनता के लिए ठीक ठीक। कि बंद कर दो अब मसीहों की तलाश, बंद कर दो अब मसीहों की तलाश, आ गए खुद रहनुमा बनने के दिन, क्या? आ गए खुद रहनुमा बनने जनता के दिन। आगे बढ़े, अपने पर विश्वास कीजिए और अपने से मिल करके आगे तो बढ़िए। भैया अभी आप एक जी। और शेर है, मैं जनता की तरफ से उससे भी कोट करना चाहता हूँ। आप ही का शेर है एक से कि आप पत्थर हैं तो हम भी आबेदरिया है जनाब। जी भैया का शेर है और मैं जनता की तरफ से इसको कोट कर रहा हूँ और उन नेताओं की तरफ जो खुद को मसीहा समझ बैठे उनके लिए है कि आप पत्थर हैं तो हम भी आबेदरिया हैं जनाब, हमको आता है पहाड़ों में बनाना रास्ता। और इसी के साथ हम ये प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। आप कोई सुझाव सलाह जरूर दें, अगर आपको लगता है कि नहीं इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है तो उससे हम करेंगे। और हमारी कोशिश है कि भैया के पास संस्मरण बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके ऐसे नेताओं के या समाज से राजनीति से जुड़े ऐसे लोगों के संस्मरण ज़्यादा हैं जिन्होंने जीवन ही अपने आप में मिसाल था। तो हम उन पर भी बात करेंगे कभी आने वाले दिनों में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।